हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे नीट और जेईई के लिए फिजिक्स। टॉपिक जो हम लोग का चल रहा था वो था थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफ़र। बेसिकली आज केमिस्ट्री क्लास है, लेकिन किसी कारण वो क्लास नहीं चल पा रही है, इसलिए फिजिक्स चल रही है। और ये बहुत ज़रूरी भी था कि फिजिक्स चले, क्योंकि ये जो टॉपिक आपके लिए दिया गया था, इस टॉपिक के आप जान रहे हैं कि मेरे समझ से 4 लेक्चर हो चुके हैं, और इस टॉपिक को जो अलॉट थे वो केवल 2 लेक्चर थे। जबकि ये टॉपिक आप जान रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन हो चुका है, कैलोरीमेट्री हो चुकी है, हीट ट्रांसफ़र अभी पूरा बचा हुआ है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। आज भी ये ख़त्म नहीं होने वाला, अभी बेसिकली कम से कम 3 लेक्चर चाहिए। तो 3 लेक्चर तो नहीं है अपने पास, फ्राइडे और सैटरडे भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर जो कुछ बचेगा तो उसको कभी किसी और दिन देखा जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र में अपने को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हीट ट्रांसफ़र, देखिए हीट ट्रांसफ़र के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है आपका वो है कंडक्शन, जिसे बोलते हैं आप लोग हिंदी में चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, जिसे आप बोलते हैं संवहन। और तीसरा तरीका होता है रेडिएशन, जिसे आप बोलते हैं विकिरण। तो हम लोग को कंडक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद रेडिएशन पढ़ना है। ठीक है, कन्वेक्शन को बहुत नॉर्मल है, ये आता जाता है नहीं बहुत सारे सिलेबस में, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। लेकिन जो डिटेल स्टडी होनी है वो कंडक्शन की होनी है और रेडिएशन की होनी है। रेडिएशन में आपको 2 इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने हैं। कौन से? स्टीफेंस लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दोनों बोलते हैं इसे। और एक कौन सा पढ़ना है? वीन्स लॉ। और एक कौन सा पढ़ना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये 3 मेजर टॉपिक हैं इसके रेडिएशन के। कंडक्शन में आपको जो ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड, और ये बहुत ज़्यादा एनालॉगस चलेगा किसके? आपके इलेक्ट्रिसिटी के, एनालॉगस टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे चलेगा अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्शन। ठीक है तो ये आपका ब्रीफिंग है। इस जितना हमसे हो सकेगा हम आज और कल में, मतलब फ्राइडे और सैटरडे में इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं जितना हो जाता है, जो बचेगा उसको बाद में देखा जाएगा। शेड्यूल में इतनी कम क्लासें लगी हैं तो अब उसमें बताइए कुछ किया नहीं जा सकता। तो चलिए कंडक्शन। देखिए ज़्यादातर ये सॉलिड्स में होता है, मेजरली इन सॉलिड्स। इसकी स्टडी भी जो हम करते हैं वो सॉलिड्स के लिए ही करते हैं। और किसके लिए करते हैं? मेटल के लिए ही करते हैं। सॉलिड भी लेते हैं तो कौन सा? मेटल, क्योंकि आप जानते हैं मेटल जो है वो कैसा होता है? अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कैसी होती है? बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। हीट ट्रांसफर बाई कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कोलिजन करके हीट को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सॉलिड है, ठीक है। अब ये इसके क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। आप जानते हैं सॉलिड्स में सब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अच्छे से बाउंड होते हैं। अब मान लीजिए आपने इस मॉलिक्यूल को हीट दी, ठीक है। हमें चाहिए, हमें करना क्या है? हमें हीट का ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने इसको हीट दी, तो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई हीट आपने दिया तो क्या बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ा। हीट बढ़ाई तो क्या बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर से इसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अब ये एनर्जी लेके चुपचाप तो बैठेगा नहीं, एनर्जी लेके ये एनर्जी का मतलब है कि पावर मिल जाना। पावर फिजिक्स वाला पावर नहीं, मतलब थोड़ा सा ताकत आ जानी। अब ये ताकत इसके पास आ गई। अब बगल वाला तो इसका कमज़ोर है,
तो ये बगल वाले को क्या करेगा, परेशान करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आप ही सोचिए, अगर आप इसकी जगह होते तो बगल वाले को परेशान करते कि नहीं करते, बिल्कुल करेंगे। बगल वाले को क्या करेगा, टक्कर मारेगा। जैसे आपके पास अब अचानक से आप कैप्टन अमेरिका बन जाएं, कोई आप इंजेक्शन ऐसा लगा लें, बाहुबली हो जाएं आप, तो अब क्या करेंगे आप, अगल बगल वालों को मारेंगे। तो इसने बगल वाले को क्या किया, धक्का मारा। धक्का मारने का मतलब कोलिजन। और आप जानते हैं कोलिजन जब होगा तो एनर्जी क्या करेगा, ये अपनी ट्रांसफर करेगा। एनर्जी किसकी, एनर्जी का मतलब अब जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हीट की बात हो रही है। तो कुछ हीट इसने अपनी ट्रांसफर की। अब जब इसके पास ट्रांसफर हुई तो इसके पास भी एनर्जी आई। ये बगल वाले को मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। इस तरह करते 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 हीट कहाँ पहुँचेगी, इस एंड से इस एंड तक। आप हीट इसी को देते चले जा रहे हैं, वहाँ नहीं आप हीट दे रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से ये हीट ट्रांसफर होकर इस एंड तक पहुँच गई। बात क्लियर है ना। तो सॉलिड्स में जो कंडक्शन होता है उसमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन या कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स। तो जब आप किसी एक एंड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास क्या आती है, एनर्जी। उस एनर्जी से वो क्या करता है, अगल बगल में कोलिजन, और कोलिजन करके अपनी एनर्जी क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और इसी तरह ये एनर्जी ट्रांसफर होते होते एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो ये था क्या, आपका कंडक्शन। क्लियर है बात। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें। देखिए कंडक्शन में हम लोग को दो चीजें पढ़नी है, दो स्टेट होते हैं, एक वेरिएबल स्टेट और एक स्टेडी स्टेट। एक वेरिएबल स्टेट और एक स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी को आप लगभग नियत समझ सकते हैं, जहाँ नियत का यूज करना होता है कांस्टेंट का, वहाँ स्टेडी शब्द यूज कर लेते हैं कभी कभी। तो जो भी हम लोग को पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी स्टडी बहुत टफ होती है। होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, इस एंड का टेम्परेचर मान लीजिए कितना है, 0। यहाँ से आप इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि इसका टेम्परेचर जो है बढ़ के मान लीजिए कितना हो गया, इस एंड का टेम्परेचर मान लीजिए 60 हो गया। हीट ट्रांसफ़र होगी, यहाँ का मान लीजिए कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ का मान लीजिए कितना हो गया, 20, और यहाँ का कितना हो गया, 10। आप हीट देना शुरू किए हुए हैं और हीट आपने दी। जब और हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो मान लीजिए अब इसका टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया, 80 हो गया। इसका टेम्परेचर 60 हो गया, इसका टेम्परेचर 40 हो गया, इसका टेम्परेचर 20 हो गया, और इसका टेम्परेचर 10 हो गया। ठीक है ना। तो टेम्परेचर देखिए क्या हो गया, और बढ़ा। आपने और हीट दी, आपने और हीट दी। अब इसका टेम्परेचर 100 हो गया, इसका टेम्परेचर 80, इसका टेम्परेचर 60, इसका टेम्परेचर 40। फिर आपने और हीट दी, आपने और हीट दी। जब आपने और हीट दी तो आपने ये देखा कि अब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस स्टेट और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। टेम्परेचर अब क्या हो चुका है, हर पोर्शन का टेम्परेचर, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। जहाँ का 100 था वहाँ का 100 है, जहाँ का 80 था वहाँ का 80 है, जहाँ का 60 था वहाँ का 60 है, जहाँ का 40 था वहाँ का 40 है। टेम्परेचर सबका 100 नहीं होगा, क्योंकि अगर सबका 100 हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जैसे इस पॉइंट के लिए 100 है, इसके लिए 80, इसके लिए 60, इसके लिए 40 है। अब आप कितनी भी हीट दे जाएंगे तो ये अब हीट जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं जो है। ठीक है ना। तो ये स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो ये कैसी स्टेट है, वेरिएबल स्टेट। तो अब जो हम लोग जो भी स्टडी करेंगे आगे, वो किसकी, हीट ट्रांसफर में किसकी स्टडी करेंगे, स्टेडी स्टेट की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। स्टेडी स्टेट में होता क्या है, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। हर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन या ईच पॉइंट भी बोल सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान दीजिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है। डिस्टेंस आप आगे जाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर जगह का जो क्या है टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। क्लियर है? तो इसको आप लोग जरा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेडी स्टेट की इक्वेशन लिखिए, एक तरफ लिखा है डी टी बाई डी एक्स बराबर 0, एक तरफ लिखा है डी टी बाई डी टी बराबर 0। कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर, स्मॉल टी क्या है, टाइम, और एक्स क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर या जो है मेटल, जो भी आप बोलना चाहें। बताइए कौन सी इक्वेशन सही होगी। हमने क्या बताया था कि जो टेम्परेचर है वो किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस आगे बढ़ने पर आप जान रहे थे टेम्परेचर में तो चेंज आ ही रहा था, तभी तो हीट फ्लो करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डी टी बाई डी टी क्या बता रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो टी है, कैपिटल टी, ये चेंज नहीं हो रहा। तो स्टेडी स्टेट की इक्वेशन कौन सी होती है, ये कभी कभी इसको ऐसे लिख देता है, एक्स, मतलब किसी भी एक्स पर, पर्टिकुलर एक्स पर जो टी के सापेक्ष जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अब हमें ये देखना है कि आपने अभी देखा कि चलिए हीट तो ट्रांसफर हो जाती है, कैसे, कंडक्शन से। अब हमें ये देखना है कि कितनी हीट ट्रांसफर होगी टी टाइम पर। ठीक है, तो हेडिंग क्या देंगे, अमाउंट ऑफ हीट
फ्लोज इन टाइम t, amount of heat flows in time t by conduction। तो ये मान लीजिए हमने कोई क्या बना लिया, मेटल बना लिया, कॉपर, ब्रॉन्ज, जो भी आपको लेना हो अपने मर्जी से आप ले सकते हैं, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी मान लेंगे कि मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और क्या मानना पड़ेगा कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तभी हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो हमने माना कि जो हीट फ्लो कर रही है वो कितनी कर रही है, Q। हमने माना कि जो हीट फ्लो कर रही है वो कितनी कर रही है, Q हीट फ्लो कर रही है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, कैसे, एक्सपेरिमेंटली। देखिए ये क्रॉस सेक्शन इसका A मान लीजिए, ये भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A। एक्सपेरिमेंटली जो Q था वो प्रोपोर्शनल था A के, Q जो प्रोपोर्शनल था वो था T1 माइनस T2 माइनस यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के, और Q जो प्रोपोर्शनल था वो था 1/L के। Q जो प्रोपोर्शनल था वो था 1/L के, और अगर T टाइम तक हीट फ्लो कर रही हो तो जो Q प्रोपोर्शनल था वो था स्मॉल t के, ठीक है। तो अगर इन सबको मिलाया जाए तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A T1 माइनस T2 T/L, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं K A T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू T। क्लियर है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन टाइम स्मॉल t, इन टाइम स्मॉल t। K जहां पर क्या है, K को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको कभी कभी बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब हमें देखना है यूनिट ऑफ K, तो K की यूनिट निकालने के लिए इधर ले जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, QL अपॉन A T1 माइनस T2 T। देखिए क्या हो गया, जूल, ये क्या हो गया, मीटर, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस, और ये क्या हो गया, सेकंड। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो यूनिट ऑफ K क्या आ गई, जूल अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, ठीक है। एक इसकी यूनिट और प्रचलित है, आप जानते हैं हीट की दो यूनिट होती हैं, एक जूल एक कैलोरी। तो कैलोरी अपॉन सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, ठीक है। एक और यूनिट होती है क्या, आप जानते हैं जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट। तो क्या आ जाएगा, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, सब K की यूनिट है। क्या लिखेंगे, सिंस जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट। अरे पावर जानते हैं ना, W/T, तो जूल पर सेकंड क्या आ गया, P। दिख रहा है नीचे तक कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा नीचे, रुक जाइए। चलिए उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये जो नीचे वाला मैंने लिखा है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। K की एक यूनिट और है क्या, कैलोरी। जूल की जगह क्या लिखा, कैलोरी, मीटर की जगह सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, जो जूल पर सेकेंड था, जूल पर सेकेंड उसको वॉट लिख लेता तो वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं Q की दो यूनिट होती हैं क्या, जूल भी होती है और कैलोरी भी होती है। सन 1900 लगभग 46-47 के पहले तक कैलोरी चलती थी, उसके बाद जूल को बदल दिया गया था। और आप जानते हैं एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। ये कन्वर्जन है, नोट कर लीजिए इसे।
चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हीट करंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग दिखाते हैं H से। अब देखिए यहाँ पर एनालॉजी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट थी आपके पास, अब आ गई हीट करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I बराबर क्या होता था, Q अपॉन T। यहाँ पर क्या है H, क्या होगा, कैपिटल Q बाई T। कैपिटल Q क्या है आपका, हीट। अब कैपिटल Q की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, KA T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन L, और डिवाइड में नीचे क्या है T, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो H बराबर KA T1 माइनस T2 को मैं डेल्टा T लिख लेता हूँ, और L। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, KA डेल्टा T बाई L। क्लियर है। तो ये है आपकी हीट करंट। अगर मान लीजिए बहुत स्मॉल सेगमेंट की बात करेंगे तो H बराबर आप डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। H बराबर डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, H बराबर के ए डी टी बाई डी एल। ये फॉर्मूले भी काम में आ सकते हैं। अब देखिए जो एनालॉजी हम लोग कर रहे थे इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, I flows due to पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ठीक है, यहां से देखिए मैं कुछ चीजें हटा रहा हूं जो मतलब की नहीं है। यहां पर आपका क्या है, देखिए H बराबर के ए डेल्टा T बाई L। H फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। ये किसकी वजह से फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। यहाँ पर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, V अपॉन आर ई। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, या डेल्टा V अपॉन आर ई।
ओम्स लॉ जिसे बोलते थे आप लोग, V बराबर आई आर। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए इसको ऐसे लिखूँ, H बराबर डेल्टा टी अपॉन L अपॉन के ए। देखिए के ऊपर चला जाएगा तो वही फार्मूला बन जाएगा, लिखने का केवल तरीका है। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि R जो रजिस्टेंस है, कौन सा, थर्मल रजिस्टेंस, वो L अपॉन के ए है इसकी वजह से, ठीक है। डेल्टा टी डेल्टा वी, नीचे क्या होता है रजिस्टेंस, तो नीचे क्या है रजिस्टेंस, थर्मल रजिस्टेंस L अपॉन के ए। क्लियर है। इसको क्या लिखा जा सकता है, H बराबर डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। इससे देखिए रिलेट किया, और आर थर्मल है क्या आपका L अपॉन के ए। क्लियर है। तो अब हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है वो ये निकल के आया है और ये निकल के आया है। अब देखिए अगर रेजिस्टेंस हमको मिल चुका है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी वही चीज करनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन उसी तरह चलेंगे जिस तरह किस में चलते थे, इलेक्ट्रिसिटी में चलते थे,
कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो देखिए ये हमने एक लिया रॉड, लेंथ इसकी कितनी है L1, कंडक्टिविटी कितनी है K1। क्लियर है बात। अब हमने क्या किया, एक रॉड इसमें और जोड़ दी, इसकी लेंथ कितनी है L2, इसकी कंडक्टिविटी K2, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और इसका टेम्परेचर क्या है T2। तो यहाँ से हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगी H, यही हीट कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, कितनी H, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, हम लोग लगाएंगे पहले देखिए इस वाले के लिए फॉर्मूला। तो देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, H बराबर जानती है क्या होता था, जान रहे हैं ना क्या होता था। अच्छा मान लेते हैं जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो थीटा है, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो क्या होता था देखिए, याद करिए, H बराबर डेल्टा T अपॉन L बाई के ए, है ना, या डेल्टा T अपॉन R थर्मल। बताइए सही है ना। तो चलिए इसका मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 और इसका मान लीजिए R2। तो क्या हो जाएगा देखिए, T1 माइनस थीटा, टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा, अपॉन R1, और इसके लिए क्या हो जाएगा, H बराबर थीटा माइनस T2 अपॉन R2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो बाई 1 एंड 2 दोनों को क्या कर दीजिए कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, H, इसको देखिए T1 माइनस थीटा अपॉन R1 बराबर थीटा माइनस T2 अपॉन R2। क्लियर है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग ये करने वाले हैं कि अगर इसको हम पूरा कॉम्बिनेशन में ले लेते, तो जो हीट फ्लो जो होता वो बताइए कितना होता। क्या वो T1 माइनस T2 होता, ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, T1 माइनस T2, T1 क्योंकि अब पूरे के लिए ले रहे हैं ना, और नीचे क्या होता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसी को हमें निकालना है। इक्वेशन इसको क्या मानिए आप 3 मानिए, ठीक है। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करेंगे क्या बिल्कुल करेंगे। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। नहीं ये तो सही लिखा है, सही वो भी लिखा है। देखिए यहाँ से मैं अगर T1 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा HR1, और यहाँ से थीटा माइनस T2 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा देखिए HR2। क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए और 1 + 2 कर दीजिए। तो देखिए 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस T2 बराबर, इधर देखिए क्या हो जाएगा HR1 प्लस R2। यहाँ देखिए क्या हुआ, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2 बराबर HR1 प्लस R2। तो देखिए H बराबर क्या हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 3 तक हो चुका है, इक्वेशन 4। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। H है T1 माइनस T2 है, T1 माइनस T2 है, या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से देखिए RE क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो होता था वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। क्या हो रही है, वहाँ यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि रेजिस्टेंस सीधे सीधे क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या होते जा रहे हैं, सीधे सीधे ऐड होते चले जा रहे हैं। एक इसका फॉर्मूला देखिए और चलता है, क्या चलता है उसको भी देख लेते हैं। आप जान रहे हैं R बराबर क्या होता है, L अपॉन KA। तो अगर मुझे RE की कोई फॉर्मूला निकालना हो तो देखिए क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा, पूरी लेंथ L1 प्लस L2
मान लीजिए ये K क्या है, इक्विवेलेंट K1 और K2 का, और एरिया क्या है इसका, एरिया तो A ही रहेगा, R1। हेलो जी, थोड़ी देर बाद फ़ोन करिएगा, थोड़ी देर में फ़ोन करिएगा। देखिए इसके लिए आ जाइए, किसके लिए, R1 के लिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, L1/K1A प्लस L2/K2A हो जाएगा ना। देखिए A क्या हो गए, देखिए आपको क्या चाहिए, KE चाहिए, तो KE बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2/L1/K1 प्लस L2/K2। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, KE, या इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट जो भी आप कहना चाहें। तो मेरा सुझाव ये है कि आप ये फॉर्मूला रटने के चक्कर में ना पड़ें, आप केवल क्या देखें, आप केवल ये देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, L/K, तो जो होगा वो आप रख के निकाल ही लेंगे। अगर आप याद कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई इससे ज़्यादा आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए एनालॉगी बैठाए रहिएगा तो ही काम होगा। याद करिए जब सीरीज में रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो जो करंट यहाँ से फ्लो होती थी वही करंट यहाँ से, यानी कि दोनों रजिस्टर में क्या होती थी, करंट सेम। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों रॉड में क्या है, हीट सेम, HH वही सेम चीज़ है। यहाँ पर करंट थी इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर क्या है, हीट करंट। यही हाल किस में होगा, आपके पैरेलल में, ठीक है ना। वहाँ पर करंट चेंज होती थी तो यहाँ पर हीट भी क्या होगी, चेंज होगी। सेम उसी तरह चल रहे हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया आपका। चलिए एक इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कहाँ पर आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है,
K है, ये L है, ये 2K है और ये 3L है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये थीटा है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। क्लियर है? आपको देखिए इसमें क्या क्या फाइंड करना है। आपको निकालना है RE, KE और थीटा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड जंक्शन टेम्परेचर थीटा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में आ जाइए। देखिए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में RE बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। RE क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। RE टोटल लेंथ, तो L प्लस 3L डिवाइड में क्या करते थे, याद करिए, डिवाइड में क्या हो जाएगा, टोटल और एरिया। इसका एरिया मान लीजिए क्या है, A है, R1, तो L अपॉन K A, इधर क्या हो जाएगा 3L अपॉन कितना है 2K A, तो A क्या हो गया भैया, ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, A ख़त्म हो गया। तो देखिए क्या आया, और देखिए क्या ख़त्म हो जाएगा, L भी ख़त्म होगा। देखिएगा 4L अपॉन KE, L अपॉन K प्लस 3L अपॉन 2K। तो देखिए L भी ख़त्म, क्या बचा 4 अपॉन KE बचा, और क्या बचा 1 अपॉन K बचा, और 3/2 K बचा। तो देखिए ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 4/KE, यहाँ से K क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 3/2, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम 2, और ये कितना हो गया 3। ठीक है, तो 4KE बराबर 5/2K, तो यहाँ से KE निकाल सकते हैं क्या, KE इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8K/5। KE कितना आ गया 8K/5। आपको क्या निकालना है अब, RE निकालना है। KE कितना आ गया, KE आ गया 8K/5। तो आप जानते हैं सिंस RE आपका क्या था 4L अपॉन KE A था, तो देखिए यहाँ रख दीजिए, तो RE बराबर 4L, KE कितना है 8K/5 इंटू A, तो RE कितना आ जाएगा 5L/2 K A, 5/2 L/K A। ठीक है ना भाई, ये 4 से 2 गया, 4 2 ज़ा 8, 5 ऊपर गया, तो 5/2 L/K A। RE भी आ गया। अब क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा के लिए आपके पास क्या काम है, वही वाला काम है, कौन सा, H1 बराबर H2। आप जानते हैं सीरीज के लिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन H1 बराबर H2, H1 क्या हो जाएगा देखिए डेल्टा T अपॉन R1, ये क्या हो जाएगा डेल्टा T अपॉन R2। इसका डेल्टा T क्या होगा 100 माइनस थीटा, R1 कितना है भैया L/K A, इधर देख लीजिए थीटा माइनस 0, ये कितना है 3L/2K A। देखिए LKA खत्म, तो 100 माइनस थीटा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 θ/3 इधर भेज दीजिए, तो 300 माइनस 3 थीटा बराबर 2 थीटा, 3 थीटा को इधर भेजिए, तो 300 बराबर 5 थीटा, तो थीटा बराबर 300/5। नीचे का फिर नहीं दिख रहा होगा लग रहा है, चलिए दिख रहा है आपको, ये कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 5/2। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया 60 डिग्री, तो यानी कि जो जंक्शन का टेम्परेचर है ये कितना है 60 डिग्री। नोट कर लीजिए इसे, स्टेप समझ जाइए क्वेश्चंस के कैसे होने हैं।
नोट कर लीजिए, इसे आगे बढ़ें। ठीक है, नोट हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है और क्या कह रहा है आपसे, ये एक रॉड है, ठीक है, दो रॉड को ज्वाइंट करके बनाई गई है ऐसे, क्लियर है। लेंथ दोनों की सेम है LL, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और दूसरे वाले एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री है और इस जंक्शन का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। इसकी कंडक्टिविटी K1 दी है, इसकी कंडक्टिविटी K2 दी हुई है। आपसे पूछ रहा है अगर इस दोनों रॉड को रिवर्स कर दें, क्या कर दें, दोनों रॉड को रिवर्स कर दें, ठीक है, मतलब K2 वाली इधर आ जाए, मतलब ये K2 यहाँ आ गया, K1 यहाँ आ गया, ये L का L है, अब K2 इधर आ गया तो ये क्या हो चुका होगा, 0, नहीं सॉरी, टेम्परेचर वही है, केवल इंड चेंज किया है, ये 0 है। तो अब आपसे पूछ रहा है ये जो थीटा है ये बताइए, क्या बताना है, ये जो थीटा है ये बताइए। मतलब अगर इसको रिवर्स कर दें तो इस जंक्शन के टेम्परेचर में कितना चेंज आने वाला है। तो देखिए काम वही है आपके पास, जंक्शन टेम्परेचर निकालने का केवल और केवल एक तरीका, क्या है वो तरीका यहाँ से H1 जाएगी तो यहाँ से भी क्या जाएगी H1, या H जाएगी तो यहाँ से भी क्या जाएगी H, क्योंकि ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा T अपॉन R1 बराबर डेल्टा T अपॉन R2, H1 बराबर H1 बराबर H2 है किया गया है, ठीक है ना। इसको कुछ भी मान लीजिए, H1 मान लीजिए, H2 मान लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, या जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा T देखिए क्या हो जाएगा, 100 माइनस 70, R1 क्या होता है L1 अपॉन K1A, इधर देखिए डेल्टा T, तो 70 माइनस 0, R2 क्या होगा L अपॉन K2A, देखिए LA कैंसिल आउट, तो देखिए क्या हो जाएगा 100 माइनस 70 तो 30 गुणे K2 और बराबर ये क्या हो जाएगा, सॉरी 30 गुणे K1, इधर देखिए क्या हो जाएगा 70 गुणे K2, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो K1 बाई K2 कितना आया 7/3, इक्वेशन 1, K1 बाई K2 कितना आया है 7/3 आया है, ठीक है। अब चलिए अब जरा इस कंडीशन पे लगाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा T अपॉन R1 बराबर डेल्टा T अपॉन R2, डेल्टा T इस बार क्या है 100 माइनस थीटा, R1 इस बार क्या हो जाएगा भैया L अपॉन K2A, K2, डेल्टा T क्या है थीटा माइनस 0, R2 क्या हो जाएगा L अपॉन K1A, LA फिर से कैंसिल क्या आया देखिए 100 माइनस थीटा और ये क्या गया K2 इधर क्या गया K1 और ये थीटा, ठीक है।
तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 100 माइनस थीटा बराबर K1/K2 थीटा। तो 100 माइनस थीटा बराबर K1/K2 कितना है 7/3 थीटा। इस 3 को इधर भेजिए तो 300 माइनस 3 थीटा बराबर 7 थीटा। तो 300 बराबर 10 थीटा, थीटा बराबर 300/10, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। मतलब अब थीटा कितना हो चुका है, ये 30 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट वही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट का जो फ्लो है यानी कि H जो है वो क्या, हीट करंट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। याद करिए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते थे। नोट करिए, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ें।
चलिए तो अब बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, उसके एक दो न्यूमेरिकल देखे। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है, एक रॉड ऐसे होगी और दूसरी रॉड ऐसे होगी। पिछली वाली रॉड में आपने देखा था क्या बराबर था, एरिया बराबर था, क्योंकि अगर एरिया नहीं बराबर होता तो वो चिपकती नहीं है आपस में। इस बार क्या बराबर होने वाली है, लेंथ बराबर होने वाली है। ये मान लीजिए A1 हो जाएगा, ये मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर वाला क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और इनका रिजल्टेंट अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, एक बड़ा सा लेंथ जिसकी क्या रहेगी L और एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा K इक्विवेलेंट। क्लियर है? K इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो मान लीजिए टोटल हीट अगर H जा रही है तो यहाँ क्या जाएगी H1 और यहाँ H2 और H बराबर क्या हो जाएगा H1 प्लस H2। ठीक है ना? जैसे वहाँ पर टोटल करंट होती थी I, क्या हो जाती थी I1 प्लस I2। क्लियर है? यहाँ का टेम्परेचर कितना है T1 और यहाँ का T2, यहाँ का T1 और यहाँ का भी क्या रहेगा T2। तो चलिए मैं अगर क्या निकालना चाहूँ, H निकालना चाहूँ, क्लियर है, तो मैं सीधे यही निकाल रहा हूँ। H बराबर देखिए क्या होगा, आप जानते हैं डेल्टा T अपॉन आर ई। तो देखिए क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन आर ई। यहाँ क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन R1। मान लीजिए इसका टेम्परेचर, इसका रेजिस्टेंस क्या है R1, इसका R2। T1 माइनस T2 अपॉन R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन आर ई कितना आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही चीज़ किस में होती थी, किस में होती थी, इलेक्ट्रिसिटी में भी होती थी। ठीक है ना? पैरेलल में यही फॉर्मूला तो आता था ना। अब देखिए अगर मुझको निकालना हो क्या क्या निकालना हो कि फॉर्मूला एक्चुअली में क्या बनेगा, तो काम वही करना है। क्या करना है, देखिए 1/RE, R क्या होता है आप जानते हैं L अपॉन KA। तो RE इसकी बात हो रही है, तो लेंथ अपॉन KE और एरिया कितना है A1 प्लस A2 L अपॉन KA बराबर 1 अपॉन R1। R1 कितना है भैया L अपॉन K1 A1 और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन L बराबर K2 A2। तो देखिए L और L कैंसिल आउट हो गए, इसको ऊपर भेज दीजिए ज़रा। तो KE A1 प्लस A2 बराबर यहाँ क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। ठीक है ना? LCM क्यों, ये तो ऊपर जाएगा ना, क्या हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, KE बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये क्या आ गया KE। ठीक है ना? KE आ गया। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप ये KE का फॉर्मूला ना रटें, आप केवल ये याद रखें कि H बराबर क्या होना है H1 प्लस H2 होना है। क्लियर है बात? H बराबर क्या होना है H1 प्लस 2। वहाँ से आप हर चीज़ निकाल ले सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको।
तो पैरेलल में क्या आई आपकी रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K1A1 प्लस K2A2 बराबर A1 प्लस A2। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके भी कुछ क्वेश्चंस। नोट कर लें इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा के इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया ए दिया है, इसका ए दिया है, ये 2K दिया है और ये 4K दिया है, या चलिए इसको 6K मान लीजिए, और नीचे वाला क्या है 4K। लेंथ दोनों की क्या होगी L होगी। आपसे पूछ रहा है RE निकालिए और KE निकालिए। क्या निकालिए? RE निकालिए और KE निकालिए। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं जो है, तो देखिए क्या बनेगा, एरिया कितना हो जाएगा 2A, लेंथ L है और यहाँ पर क्या आ जाएगा KE इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करें। क्या आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, अब कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू रख देनी है। तो देखिए RE में क्या हो जाएगा क्या होता है L/KA, तो लेंथ L अपॉन आप सीधे डायरेक्ट फार्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। आप सीधे फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। RE L/KE और एरिया कितना है 2A बराबर 1/L अपॉन क्या हो जाएगा, कितना है इस किसी को भी 1 मान लीजिए, किसी को भी 2 मान लीजिए, तो L/6KA प्लस 1/L/4KA। देखिए AL, तो देखिए क्या आएगा 2KE ऊपर गया, 2KE ऊपर चला गया, ये 6KA कहाँ गया, सॉरी A तो खत्म हो चुका है ना, 6K प्लस 4K, ठीक है। तो 2KE कितना आया 10K, तो KE कितना आया 5K। KE कितना आया हुआ है 5K। क्लियर है, KE कितना आ चुका है 5K। अब अगर आपसे कोई पूछे RE निकालिए, तो RE आप जानते हैं
आर ई आप जानते हैं क्या होता है, L अपॉन के ई इंटू ए। तो देखिए L अपॉन के ई कितना है 5 के ए, के ई कितना है 5 के ए, ठीक है। अच्छा एरिया सॉरी 2a हो चुका है ना, एरिया कितना हो चुका है 2a, तो 5k 2a, तो ये कितना हो जाएगा L अपॉन 10k a, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नोट करिए, एक क्वेश्चन और कर लें इसके बाद हम लोग। ठीक है, मिटा दें इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आपके पास रॉड हैं, दो रॉड हैं, यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। ये अल्युमिनियम की है, ये कॉपर की है। क्लियर है बात। इसका एरिया भी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ अल्युमिनियम और कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। कितना है 200 और एक का है 400, तो 200 400। यूनिट आप जानते हैं क्या होती थी, जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, जूल मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। आपसे पूछ कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड। जो कॉपर वाली रॉड है उससे हीट फ्लो कितना हो रहा है हमें वो निकालना है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत की जरूरत नहीं, बहुत आसान है ये। आपको काफ़ी चीज़ें तो केवल भ्रमित करने के लिए दी हुई हैं। आप सीधे क्या लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगाना है फॉर्मूला, H बराबर डेल्टा टी अपॉन आर। किसका आर, कॉपर का आर। क्लियर है। तो देखिए H कॉपर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन आर कॉपर। ठीक है ना। डेल्टा टी अपॉन आर कॉपर। क्लियर है। तो चलिए देखिए तो H कॉपर डेल्टा टी, मैंने आपको बताया है डेल्टा टी हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। R बराबर क्या होता है L अपॉन के, तो मैं इसको यहाँ निकाल लेता हूँ, L अपॉन के कॉपर और A। तो देखिए L है 1 मीटर, कोई मतलब नहीं। K कॉपर कितना है 400। एरिया, कॉपर का एरिया कहाँ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है जान रहे हैं आप लोग। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे आप किस में, तो 10 की घाते -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। 1 सेंटीमीटर में 10 की घाते -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो 10 की घाते -4, तो 10 की घाते -4। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से 10 की घाते 4 और नीचे 400। तो चलिए H तो यहाँ नीचे लिखना है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर 4 अपॉन 400। तो H कॉपर कितना हो गया देखिए 40 और ये कितना हो गया 400 और नीचे 10 की पावर 4।
कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे 10 की पावर 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर से देखिएगा 4 इंटू 4 16, कितने जीरो हैं? 3 जीरो, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घाते 3, 10 की घाते 4 ऊपर जाएगा, 10 की घाते -4 हो जाएगा। तो यहाँ से HCU कितना आ जाएगा? 16 गुणे 10 की घाते -1, या HCU बराबर 1.6। 1.6 H की यूनिट क्या लिख सकते हैं बताइए? H की यूनिट क्या हो सकती है? देखिए H था क्या आपका स्टार्टिंग में? Q/T, तो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड और क्या होता है? जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट, तो वॉट भी लिख सकते हैं 1.6 वॉट। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यानी कि कल।